हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो पीआईबी और सोजस की सीरीज में आज अपन जो है वो पीआईबी के 20 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक के जो आर्टिकल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 25 जनवरी से। 25 जनवरी की तारीख को यदि अपन देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपके बताया गया पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पद्म पुरस्कार के कुछ बेसिक्स के बारे में जो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इन पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। 1954 में दो प्रकार के अवार्ड हमारे यहाँ पर दिए जाते थे। एक जिसका नाम था भारत रत्न, भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। एक बात तो याद रखना कि हमारे यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर कौन सा है, तो आपके भारत रत्न है। जहाँ यहाँ पर एक इस शब्द का जरूर ध्यान रखना, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सैनिक सम्मान जो आपके पुरस्कार है वो अलग है फिर, है ना। यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ जो कि कौन सा है, भारत रत्न है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अवार्ड जो शुरू किया गया था जिसका नाम था पद्म पुरस्कार। ये जो पद्म पुरस्कार है जब यहाँ पर शुरू किए गए तो इसमें 3 वर्ग बनाए गए थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन इसे 1955 में अलग तरीके से रख दिया गया। 1955 में कहा कि जो पद्म पुरस्कार है वो अब 3 होंगे। पहले वर्ग की बजाय इसका नाम होगा पद्म विभूषण पुरस्कार, दूसरे वर्ग की बजाय इसका नाम होगा पद्म भूषण पुरस्कार, और तीसरे वर्ग की बजाय इसका नाम होगा पद्म श्री अवार्ड। तो इस तरीके से 3 जो है यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर ये बना दिए। ठीक है, लेकिन इसे ऐसा नहीं है कि हमेशा चलते रहे। अच्छा, शुरुआत में एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर शुरुआत में मरणोपरांत रूप से यह अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में कुछ अपवाद स्थितियों के अंदर मरणोपरांत को स्वीकार किया गया है। और आजकल तो मरणोपरांत पुरस्कार खूब दिए जा रहे हैं, पर वैसे अपवाद स्थिति के लिए ही लिखा हुआ है रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम चलते हैं, ये इसे क्या रोका गया है कभी, तो 1978 और 79 जब जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इन पद्म पुरस्कारों पर रोक लगा दी। उनका ये कहना था कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले सिर्फ अपने लोगों को ये अवार्ड देने के लिए ये बनाया है और इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को ये अवार्ड दे लिया, उसी तरीके से इंदिरा गांधी ने अवार्ड दे लिया। तो इस वजह से उन्होंने कहा इन पुरस्कारों की कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगा दी। इसके अलावा इनके ऊपर एक बार और भी रोक लगाई गई है, वो है 1993 से लेकर 1997 तक। इस दौरान भी जो इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, तो इन सब परिस्थितियों में इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। यूपीएससी एक बार इस पर प्रश्न पूछ चुकी है, क्या पद्म पुरस्कारों पर सिर्फ एक बार रोक लगाई गई है, तो वो स्टेटमेंट गलत था कि पद्म पुरस्कारों पर सिर्फ एक बार रोक लगाई गई है। इसको अपन 2 कहें या 3 कहें ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा बार लगाई है। 78, 79, अब इसको कोई एक भी काउंट कर सकता है, कोई 2 भी काउंट कर सकता है, और दूसरी बार 93 से लेकर 97। ठीक है ना, तो इतनी बार जो इसके ऊपर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई है। कुछ और मैं इसके बारे में बेसिक चीजों के बारे में चर्चा करूं तो ये जो अवार्ड है इसके बारे में कुछ रूल्स दिए गए हैं। वो रूल्स ये हैं कि जो भारत रत्न जो पुरस्कार है, वो भारत रत्न पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है 1 वर्ष में। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो अधिकतम 1 वर्ष में कितने लोगों को मिल सकता है, 3 जो है इसके प्राप्तकर्ता हो सकते हैं। 3 लोगों को ये अवार्ड मिल सकता है, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, इन्हें टाइटल के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता, बालाजी राघवन केस के अंदर ऐसा बताया ही हुआ है। ये जो पद्म पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार भी 1 वर्ष में 120 लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकते। पद्म पुरस्कार भी कितने लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकते, 120 लोगों से ज्यादा को नहीं मिल सकते। हालांकि इसमें एक अपवाद है। अपवाद यह है कि ये जो अवार्ड मिलेंगे इसमें जो मरणोपरांत रूप से जिनको मिल रहा है, या फिर जो आपके एनआरआई या फिर विदेशियों को जो मिल रहा है, वो इस काउंटिंग के अंदर 120 की काउंटिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि मरणोपरांत और एनआरआई विदेशियों को हटाकर उसके बाद 120 से ज्यादा को ये नहीं मिल सकते। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं एक बार आपको रूपरेखा और समझा दूं कि ये अवार्ड जो है किस तरीके से दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो ये है कि एक पद्म पुरस्कार समिति बनती है। सबसे पहला इसका जो स्टेप होता है वो एक है कि पद्म पुरस्कार समिति बनती है। ये जो पद्म पुरस्कार समिति है इसका हर वर्ष गठन किया जाता है। तो ये जो पद्म पुरस्कार समिति है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, एक तो ये याद रख लेना, इसका जो गठन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। इस पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, इस पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है, कैबिनेट सचिव के द्वारा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की जाती है।
इसके साथ साथ इसमें कुछ और मेंबर भी होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो सचिव हैं वो भी होते हैं, राष्ट्रपति जो ऑफिस है ना, आपके हाउस ऑफ प्रेसिडेंट जो है उनके जो सचिव हैं, राष्ट्रपति के जो सचिव हैं वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके अलावा 4 से 6 लोग जो इसके अंदर और शामिल होते हैं। इस प्रकार की एक क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। ये जो समिति है ये अपनी रिकमेंडेशन भेजती है होम मिनिस्ट्री को। ये अपनी रिकमेंडेशन किसे भेजती है, होम मिनिस्ट्री को भेजती है, और होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ये भी याद रख लेना, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। होम मिनिस्ट्री की घोषणा के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है। होम मिनिस्ट्री की घोषणा के बाद इसे राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति दी जाती है और इसे अनाउंस किया जाता है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, है ना, जो आपके गणतंत्र दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर, यानी कि 25 जनवरी को इन्हें अनाउंस कर दिया जाता है। तो इस वर्ष के जो भी अवार्ड मिलते हैं इन्हें अनाउंस किया गया है। कब किया गया है, तो 25 जनवरी को इन्हें अनाउंस किया गया है। उसके बाद ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये मार्च और अप्रैल में दिए जाते हैं, मार्च या फिर अप्रैल में दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति भवन में ये दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा। और कहां दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले पद्म पुरस्कार समिति, जिसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। इसमें होम मिनिस्टर जो गृह मंत्रालय के सचिव है वो राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 लोग और होते हैं। होम मिनिस्ट्री द्वारा इनको अनाउंस किया जाता है, राष्ट्रपति ने स्वीकृत करते हैं, 25 जनवरी को अनाउंस करते हैं और मार्च अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा ये पुरस्कार जो वो दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ बातें और थोड़ी सी जान लेनी आवश्यक है कि ये जो आपके 3 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अवार्ड बताए कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें से जो पद्म विभूषण है ये अति विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं, अति विशिष्ट सेवा, असाधारण सेवा, अति विशिष्ट सेवा। ये जो है आपके भूषण जो अवार्ड है ये भी विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं और ये जो पद्मश्री है ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। मैं आपको इसकी एक बार एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखा देता हूं जो पीआईबी का आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग कि ये अवार्ड जो किन्हें दिए जाते हैं। एक बार आप इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, पद्म विभूषण के आगे लिख लेना, यह है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म विभूषण किसके लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। तो इन तीनों का ये याद रख लेना कि जो पद्म विभूषण है ये क्या कहा, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ वो क्या है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। जो आपके पद्म भूषण है ये दिए जाते हैं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, और ये दिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर विशिष्ट सेवा, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा। तो एक तो ये भी याद रख लेना कि ये अवार्ड जो कौन सी सेवा के लिए दिए जाते हैं। इसको यदि एग्जैक्ट कभी पूछ लिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, भूषण जो पुरस्कार है वो उच्च कोटि की जो है विशिष्ट सेवा के लिए, और जो पद्मश्री अवार्ड है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। इसके साथ साथ जो इंग्लिश इसके लिए जो टर्म्स यूज की गई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, है ना। जो पद्म विभूषण है उसके लिए क्या कहा गया है, अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, एक्सेप्शनल वर्ड का थोड़ा सा इसमें याद रख लेना। पद्म भूषण जो है वो केवल क्या कहा गया है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। और जो पद्मश्री है उसमें क्या कहा गया है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो असाधारण के लिए तो जो वो एक्सेप्शनल, और यहाँ पर विशिष्ट सेवा के लिए क्या शब्द योग होगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, और फिर उच्च कोटि की है तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी एरिया। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक की बात की। एक बार मुझे वापस से बेसिक बता देंगे फिर जो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं इनको 1954 में शुरू किया गया, जब ये भारत रत्न पद्म पुरस्कार कहलाते थे। 3 कैटेगरी के, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 1955 में इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। किसके लिए मिलते हैं, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट सेवा के लिए। 1978 और 79 के अंदर और 93 से लेकर 97 के अंदर ये नहीं मिले थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की भारत रत्न प्रत्येक वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है और पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष में 120 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इसमें मरणोपरांत और एनआरआई शामिल नहीं है।
मरणोपरांत को शुरू में तो दिया ही नहीं जाता था, अब भी दिया जाता है, लेकिन रूल्स कहता है कि एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाएगा, लेकिन अब वो एक्सेप्शनल केस ना होकर नॉर्मल बन गए हैं। पद्म पुरस्कार जो समिति है उसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं, राष्ट्रपति के सचिव हैं और 4 से 6 विशिष्ट व्यक्ति इसमें होते हैं। होम मिनिस्ट्री द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है, राष्ट्रपति जी द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है, 25 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी जाती है और मार्च और अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड जो वो दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक बात, लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो पद्म पुरस्कार है ये सरकारी कर्मचारी या जो पीएसयू के जो कर्मचारी हैं इनको नहीं मिलते हैं। सरकारी कर्मचारी या फिर पीएसयू के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनमें यदि मिलते हैं तो उसमें बस 2 अपवाद हैं कि डॉक्टर्स जो हैं और साइंटिस्ट जो है उनको मिल सकते हैं बस। इसके क्या अपवाद है सरकारी कर्मचारियों के लिए और उनके लिए क्या अपवाद है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बात मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आता हूँ अवार्ड पर। एक लास्ट बात वो ये कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में मिलते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी मतलब किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिलते हैं। अब वो कैटेगरी की लिस्ट काफी लंबी है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, याद रह जाए तो ठीक है, बाकी आपको तुक्का ही लगाना है तो एक बार तुक्का जो आप लगा सकते हो। एक बार मैं आपको वो लिस्ट जो पढ़ के सुना देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। ये यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, ये जो कि अभी 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अभी मैंने आपको कहा था होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाता है और वो इनको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पर बताया है, तो ये यहाँ पर इन्होंने कुछ कैटेगरी बताई हैं। एक है आर्ट, कला के क्षेत्र में, एक है सामाजिक सेवा, सोशल वर्क, एक है पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक मामले, एक है साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एक है मेडिसिन, एक है लिटरेचर एंड एजुकेशन, एक है स्पोर्ट्स, एक है सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। तो इसलिए जो है इसको याद रखना आवश्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो लिस्ट लंबी बहुत है, उसके बाद में भी आगे क्या लगा दिया, एटसेट्रा लगा दिया, तो फिर जो है अपन इस लिस्ट को नहीं पढ़ रहे। पर फिर भी मैं आपको 2-3 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का कभी आ गया तो हम बहुत अधिक संभावना है कि इसको तो गलत मान के आ जाएंगे। वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हमें लगेगा व्यापारियों को तो क्यों ही देगी सरकार अवार्ड, जिसमें ये है कैटेगरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स हमने सुना होता है, सिविल सर्विस को भी दिया जाता है, क्योंकि आप फिर यहाँ पर गैस करोगे यार सरकारी कर्मचारियों के लिए और पीएसयू के लिए सर ने मना किया था ना, तो भाई सिविल सर्विस की कैटेगरी में दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद तो दे ही सकते हैं, वो जब सेवा में है तब नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन कैटेगरी के अंदर जो ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हम कर चुके हैं, किन्हें दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कौन इसे अनाउंस करता है, कब जो है अनाउंस किया जाता है, कब दिया जाता है। अब अपन चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट यानी कि इस बार किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना इस बार जो 5 तो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए। देखो ये हमारे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, फर्स्ट भारत रत्न होते हैं, ये सेकंड है, तो ये थोड़े से ज्यादा मतलब कि पद्म भारत रत्न से थोड़े से ज्यादा दिए जाते हैं, तो वहां पर 3, यहां पर 4, 5 दे दिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पद्म भूषण आता है, तो पद्म भूषण इस बार 13 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया, 13 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री जो है इस बार कितने लोगों को दिया गया, देख लो, टोटल 131 है, टोटल 131 है, 13 और 5 18, तो 113 बचते हैं। ठीक बात है, ठीक है। तो पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, 113, पद्म भूषण 13, पद्म विभूषण 5, टोटल 131। इन 131 में से याद रख लेना, एक तो जो है वो 2 तो आपके मिले युगल पुरस्कार। युगल पुरस्कार का मतलब होता है कि 2 लोगों को मिले लेकिन काउंट 1 होगा, 2 लोगों को मिले लेकिन काउंट कितना होगा, 1 ही काउंट होगा। इसमें से 19 जो वो महिलाएं हैं, 19 क्या है, महिलाएं हैं। 6 इसके अंदर विदेशी या फिर एनआरआई या फिर ये सब लोग हैं। ठीक है, और कुछ जो है इसके अंदर क्या है, मरणोपरांत रूप से भी कुछ लोगों को ये अवार्ड मिला है। चलो अब अपन आते हैं सीधे अपने आर्टिकल की तरफ कि विदेशी कितने हैं, 6 हैं, मरणोपरांत कितने हैं, 16 हैं, है ना। मरणोपरांत कितने हैं, 16 है ना। तो यहाँ पर अपन ने कहा 16 तो क्या है, मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या है, विदेशी। महिलाएं कितनी हैं, 19। और युगल के अंदर ये को मिला है, 2 लोगों को मिला है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कि किन किन को ये अवार्ड मिला है। देखो ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, सारे नहीं याद किए जा सकते, लेकिन एक तो हमें याद रखने ही रखने होंगे, वो है पद्म विभूषण। जो हमें याद रखने ही रखने हैं वो कौन से हैं, पद्म विभूषण। कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। ये 5 का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आता है पद्मश्री। पद्मश्री में देखो 13 के 13 नाम एक बार देख लेते हैं, पर याद कोई 3-4 ही रखेंगे। पद्म भूषण। उसके बाद में आएगा पद्मश्री। जो पद्मश्री है वो 113 लोगों को मिला है, याद रखना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कुछ फेमस लोगों के नाम जो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो लोग हैं उनके बारे में हम विशेष तौर पर यहाँ पर देख लेंगे।
राजस्थान में 3 लोगों को मिला है ये, ठीक है। और कुछ विशेष लोग जैसे कि रोहित शर्मा, जैसे कि आपके हरमनप्रीत कौर, है ना, उन लोगों को भी ये अवार्ड मिला है। चलो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। जो पद्म विभूषण है उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र देओल, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो उनको ये जो अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एक है विजय अमृतराज, नहीं सॉरी, विजय अमृतराज तो उसके अंदर आएंगे, है ना। तो आगे आपके कौन है, आगे धर्मेंद्र देओल आगे। इसके अलावा केटी थॉमस, एन राजम, कौन है, एन राजम, पी नारायणन और वीएस अच्युतानंदन, ये 5 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। इनको कोई ट्रिक बनाओ या किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन इनको जो याद रखना है। ये 3 देखो, एन राजम आप याद रख लेना। इन 3 को याद रखने की ट्रिक तो मैं अभी आपके सामने बना देता हूं, वो है कपिवा। क्या, कपिवा की खूब ऐड आती है। तो के ए का मतलब हो गया आपके केटी थॉमस, पी आई का मतलब होगा पी नारायणन, वी ए का मतलब हो गया आपके वीएस अच्युतानंदन। तीनों के तीनों जो है कहां से बिलोंग करते हैं, केरल से। तो ये जो आपके कपिवा वाले जो है, ये तीनों के तीनों कहां से बिलोंग करते हैं, केरल से। तो केरल के 3 लोगों का नाम तो याद रख ही लेना पद्म विभूषण के अंदर, ठीक है। एक तो याद रह जाएगा धर्मेंद्र देओल का, जो कि कहां से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और 3 लोग अपन ने बताया जो कि केरल से आते हैं, केटी थॉमस है, पी नारायणन है और वीएस अच्युतानंदन है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना कपिवा के नाम से। और तीनों के तीनों कहां से आते हैं, केरला से आते हैं। तीनों के तीनों कहां से आते हैं, केरला से आते हैं। एक और जो बचेगा आपके वो कौन है, एन राजम, उत्तर प्रदेश से, कला को लेकर, ठीक है। अब हम चलते हैं पद्म भूषण की तरफ। पद्म भूषण जो है वो 13 लोगों को मिला है। इन 13 में से कुछ एक फेमस नाम जरूर याद रख लेना, जैसे कि एक नाम है शिबू सोरेन। एक नाम कौन है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन आपको पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी हैं, तो शिबू सोरेन, ठीक है। इनका कुछ समय पहले 2025 में आई थिंक इनका जो निधन हो गया था। इसके अलावा एक हमारे टेनिस प्लेयर हैं जिनके पास नागरिकता तो जो यूएसए की है, विजय अमृतराज। क्या नाम है, विजय अमृतराज, टेनिस प्लेयर हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। एक पीयूष पांडे हैं, ठीक है, ये कला से हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से पद्म जो भूषण है वो 13 लोगों को मिला है। एक काम करते हैं, अपन ऑफिशियल लिस्ट से एक बार 13 लोगों के नाम देख लेते हैं। जितने याद रहे उतने ठीक, सारे ना याद रहे कोई बात नहीं, चलेगा। एक बार हम जो नाम देख लेते हैं, ये है आपके पद्म भूषण वाले। पद्म भूषण में देखो कुछ नाम आपको याद रह जाएंगे, जैसे कि अलका याग्निक, सिंगर हैं, आप सब लोग जानते होंगे। भगत सिंह कोश्यारी, आपको पता है पूर्व राज्यपाल रहे हैं। इनका भी शायद कुछ समय पहले, नहीं इनका नहीं जीवित होंगे, हाँ, भगत सिंह कोश्यारी, इन ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं। अलका याग्निक, इनको ये अवार्ड मिला है। 2 तो ये याद रख लेना है। शिबू सोरेन के बारे में आप जानते हो। वी के मल्होत्रा, विजय अमृतराज जो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पोर्ट्स से हैं और यूएसए की नागरिकता इनके पास में है। उदय कोटक जो कोटक बैंक वाले हैं, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक नाम जो अपन यहाँ पर याद रख लिए। कौन कौन से याद रख लिए पद्म भूषण के अंदर? पद्म भूषण में एक तो अलका याग्निक याद रख लेना। अलका याग्निक जो क्या है, सिंगर है। एक आपके भगत सिंह कोश्यारी जो कि पूर्व राज्यपाल, ठीक है, उनको याद रख लेना, उनको ये अवार्ड मिला है। एक याद रख लेना पीयूष पांडे जो कि कला से संबंधित रहे हैं। एक आप याद रख लेना विजय अमृतराज, ठीक है, ये यूएसए के हैं, वैसे तो टेनिस प्लेयर रहे हैं, है ना। एक आधा पन्ने यहाँ पर शिबू सोरेन। तो 13 में से पन्ने को 5 एक तो ये याद रख लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, पद्मश्री की तरफ। पद्मश्री देखो भाई मिले हैं 113 लोगों को, सारे याद नहीं किए जा सकते। 2 तो वो फेमस नाम जो कि क्रिकेट से संबंधित है, जिसकी खबर आप सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। वो कौन कौन है? एक आपके रोहित शर्मा और एक आपके जो वो हरमनप्रीत कौर। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, इन्हें जो ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा 3 आपको जो याद रखने हैं वो है राजस्थान वाले, ठीक है। एक बार मैं आपको 113 के नाम में देख लेते हैं, कुछ और अपने को ऐसे याद रह दे जो कि बहुत आसानी से याद रह सकते हैं। एक उदय कोटक अपन उसमें देखा था, ठीक है। गंभीर वो नहीं है भाई अपने, है ना। बस ठीक है, अपने तो राजस्थान वाले याद रख लेंगे, वही खूब है। अपने रोहित का नाम का है, ये आ गया रोहित शर्मा, है ना, रोहित शर्मा को मिला है। और हरमनप्रीत कौर का नाम ऊपर चला गया। अब अपन जो है सीधे चल लेते हैं किसकी तरफ, राजस्थान वालों की तरफ। तो राजस्थान में जो ये अवार्ड है वो 3 लोगों को मिला है। इनका नाम जरूर 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 याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। एक का नाम है गफरुद्दीन मेवाती जोगी।
क्या नाम है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ये कला से संबंधित है, अलगोजा वादक हैं। ये क्या है, अलगोजा वादक, राजस्थान में जैसलमेर से हैं। कहाँ से हैं, जैसलमेर से। कौन, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जैसलमेर से हैं। स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान श्री गंगानगर से हैं। इनके बारे में मैं एक आधी बात बता देता हूं आपको कि स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज हैं, उन्होंने गंगानगर के अंदर एक नेत्र महाविद्यालय जो शुरू किया था। जो अंधे जो लोग होते हैं वो एक स्थान पर रहते हैं, है ना, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, उनको उनकी शैली के अंदर पढ़ाया जाए, वो सारी व्यवस्थाएं जो रहती है, बहुत ही एक अच्छा स्थान है। यदि आप कभी भी गंगानगर जाएं तो मैं कहूँगा पर्यटन स्थल वगैरह ये जो अपन किताबों में पढ़ते रहते हैं ना, इनको छोड़ के आप जो यहाँ जरूर जाके आए। अंध महाविद्यालय कहते हैं उनको, है ना, जो कि स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जी के द्वारा जो स्थापित किया गया है। तो सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं राजस्थान श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद तगाराम भील, तगाराम भील जो कला भपंग वादन राजस्थान में डीग से आते हैं। कहाँ से आते हैं, डीग से आते हैं, ठीक है। तो इनके जो नाम आपको जरूर याद रख लेना भाई, तगाराम भील राजस्थान के डीग से, कला भपंग वादन, और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कार्य राजस्थान गंगानगर, और गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो कि कला अलगोजा वादक और राजस्थान के जैसलमेर से आते हैं, ठीक है। तो 3 लोग हमने जो राजस्थान के देखे, और जो है इंपॉर्टेंट जो लोग थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारी चर्चाएं अपन कर चुके हैं। और इसी के साथ अपन देखें तो 25 जनवरी का ये जो आर्टिकल था ये सारा अपन ने डिस्कस कर लिया। कोई फैक्ट देख लेते हैं जो कि शायद अपन ने डिस्कस ना किया ना भाई, सारे के सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एक साथ ही साथ मैं आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, आप उसको अटेम्प्ट कर लें अभी के अभी। यूपीएससी 2000 आई थिंक 21 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है। इसको करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। पहला कह रहा है भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल्ड अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अंदर 18(1) के तहत इन्हें उपाधि माना गया है। हम कहेंगे जी नहीं, बालाजी राघवनवाद के अंदर क्लियर कहा गया था ये उपाधियां नहीं है। दूसरा, पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। हमने कहा ना, एक से ज्यादा बार सस्पेंड किया जा चुका है। तीसरा, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कितने लोगों को दिया जा सकता है एक वर्ष में, 3 लोगों को दिया जा सकता है। पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3, डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने 25 जनवरी के अंदर जो पद्म अवार्ड थे उसके बारे में सारी बातें कर ली। अब अपन चलते हैं आगे। आगे चलने पर हम बात करते हैं 24 जनवरी में क्या क्या खबरें रही है, ठीक है। एक बार मुझे बता देंगे क्या आपको भारत रत्न और ये जो पद्म पुरस्कार इनके बारे में सारी बातें याद है। सबसे पहले मुझे बताएंगे बेसिक्स के बारे में कि जो है इसको अनाउंस कौन करता है। तो हमने कहा होम मिनिस्ट्री करती है। इससे पहले क्या बनती है, एक समिति बनती है। समिति के अंदर कौन जो अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट सचिव करते हैं, है ना। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री के जो सचिव है वो भी होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर, और 4 से 6 लोग और भी होते हैं। इसका गठन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और अनाउंस जो वो होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। फिर स्वीकृति राष्ट्रपति जी द्वारा दी जाती है, और गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इनको जो अनाउंस कर दिया जाता है, मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाते हैं। 1954 में देना शुरू किया, उस समय में इनका नाम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कैटेगरी 1 2 3 था, लेकिन बाद में इसका 1955 में नाम पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। पद्म विभूषण जो है वो असाधारण और अति विशिष्ट सेवाओं के लिए मिलता है। पद्म भूषण जो है वो हाई ऑर्डर की यानी कि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है, और पद्म श्री जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। पद्म भूषण अवार्ड जो वो पद्म अवार्ड जो है वो एक वर्ष में 120 से ज्यादा नहीं मिल सकते, और भारत रत्न जो है वो एक वर्ष में 3 से ज्यादा जो वो नहीं दिए जा सकते। इसमें मरणोपरांत लोगों को मूल रूप से नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में मरणोपरांत लोगों को जोड़ दिया गया। हालांकि ये कहा गया कि ये एक्सेप्शनल होंगे, लेकिन आजकल ये एक्सेप्शन जो नॉर्मल बन गया है। इस बार की हम बात करें तो 131 लोगों को दिया गया। 131 में से 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, उसमें से एक धर्मेंद्र देवल हैं। एक इसके अलावा कपिवा के नाम से याद किया अपन ने, के.टी. थॉमस थे, पी नारायणन थे, और वी.एस. जो अच्युतानंदन थे। ये तीनों के तीनों केरला से हैं। उसके बाद एक पी राजम थे जो कि आपके जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो ये 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला गया। फिर हमने कुछ लोगों के पद्म भूषण के बारे में बात की, उसमें से पीयूष पांडे की बात की, उसमें से शिबू सोरेन की बात की, उसमें से भगत सिंह कोश्यारी की बात की, उसमें से अलका याग्निक की बात की, उसमें से विजय अमृतराज जो है उनके बारे में बात की। फिर उसके बाद में हम पद्म श्री प्राय जो कि 113 लोगों को मिला है, इसमें से हमने रोहित शर्मा की बात की, हरमनप्रीत कौर की बात की, और 3 लोग जो कि राजस्थान से हैं उसमें से आपके गफरुद्दीन मेवाती जी हैं, ब्रह्मदेव जी आपके महाराज जो हैं, और एक जो डीग के
अपने जो कलाकार है, क्या नाम है, तगाराम भील, ठीक है ना, उनको ये जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 131 जो टोटल हैं उसमें से 19 महिलाएं हैं, 2 युगल हैं जिनको काउंटिंग एक ही होती है, और इसके अलावा 6 जो है वो मरणोपरांत है, 16 जो विदेशी हैं, 16 मरणोपरांत है, 6 विदेशी, हाँ ये उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा एक अपन ने बात की थी कि सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मचारी जो उनको नहीं मिलते हैं, एक्सेप्शन है डॉक्टर और वैज्ञानिक। चलो अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, 24 जनवरी की खबरों की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई 24 जनवरी में क्या क्या खबरें। 24 जनवरी के अंदर है 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर कर लेते हैं। जब आपकी मैगजीन आएगी तो हम ऐसा करेंगे कि इसको तारीख वाइज ले आएंगे और जो खबरें रिपीटेशन में है उसको एक जगह पर ले लेंगे, ठीक है। तो 24 जनवरी को, वैसे तो 25 जनवरी को होता है 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया गया, 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे। पहली बात, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। लेकिन इसमें याद रखने वाला फैक्ट ये है कि 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, क्योंकि 16वां आपको याद नहीं रहेगा तो ये इसके ऊपर फोकस करना। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई, है ना। इस कार्यक्रम के अंदर इसका विषय था मेरा भारत मेरा वोट। विषय क्या था, मेरा भारत मेरा वोट। टैगलाइन थी भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, सिटीजन इन सेंटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। तो क्या क्या बातें याद रखने देखते हैं। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। उद्घाटन या फिर कहीं इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। विषय है मेरा भारत मेरा वोट। इसकी जो टैगलाइन थी वो थी भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। 2 प्रकाशनों का विमोचन भी इसमें हुआ। 2 जो है बुक एक तरीके से लॉन्च की गई। पहली बुक जिसका नाम है 2025 पहल और नवाचारों का वर्ष। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2025 में कौन कौन सी नई नई पहलें की हैं, कौन कौन से नए नए इनिशिएटिव लिए हैं, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इस बुक का जो भी समरी है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा, प्री के लिए नहीं मेंस के लिए, क्योंकि आपको पता होगा इस बार के RS मेंस के सिलेबस में पॉलिटी में एक नया टॉपिक जुड़ा है, निर्वाचन सुधार। और जो निर्वाचन सुधार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद बता रही है तो वो हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये वाली जो बुक है इसकी समरी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। वो कौन सी, 2025 पहल और नवाचारों का वर्ष। उसके बाद दूसरा जो है वो चुनाव का पर्व बिहार का गर्व। बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसको लेकर बताया गया था इसमें। तो ये सारी बातें। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जो 25 जनवरी की जो सुजस है उसमें और कुछ काम का नहीं है, बस इतनी ही खबरें काम की है जो कि इससे संबंधित था, इसलिए हमने इसको यहीं पर रख दिया। तो 25 जनवरी का सुजस भी कंप्लीट है आपका, ठीक है। क्या है, राजस्थान राज्य में निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्यपाल द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कुल 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार जो दिए गए, जिसमें कि प्रमुख विजेता राजसमंद के जो कलेक्टर हैं अरुण कुमार हसीजा। इनके द्वारा अपन ने चलाया गया एक अभियान भी पढ़ा था कल परसों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अरुण कुमार हसीजा द्वारा चलाया गया कौन सा अभियान राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा था। बालोतरा के जो कलेक्टर हैं सुशील कुमार, अलवर और खैरथल के जो तिजारा कलेक्टर है अर्तिका शुक्ला। अर्तिका शुक्ला के बारे में भी एक खबर आई थी, मुझे बताएंगे कि कौन सी आई थी। एक आपको हिंट दे देता हूं कि ऊर्जा से संबंधित कुछ ना कुछ था, तो मुझे बताएंगे क्या पढ़ा था। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि BT और श्री गंगानगर के जिला जनसंपर्क अधिकारी अनिल कुमार शाक्य, इन लोगों को यह अवार्ड दिया गया। सभी के नाम है तो इसे कोई याद रखना जरूरी नहीं है, एक बार पढ़ लिया बहुत है। 79 अधिकारियों को दिया गया, इतना सफिशिएंट है जानना, है ना। बस महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि टैगलाइन क्या थी। टैगलाइन, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इंडियन सिटीजन्स इन द सेंटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उसकी जो विषय है वो था मेरा भारत मेरा वोट, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। 16वां जो है ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जो कि नई दिल्ली के अंदर बनाया गया, और राज्य स्तर पर राज्यपाल ने 79 अधिकारियों को जो यहाँ पर सम्मानित किया है, ठीक है। चलो 24 जनवरी की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, वो है राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता। अभी स्कूल बैंड, अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं ना जो, है ना, तो वो उसके लिए बस एक प्रतियोगिता हुई। क्यों? क्योंकि इसका आपको पता है 26 जनवरी के मौके पर इन सब का प्रदर्शन जो किया जाता है। तो 77वें गणतंत्र दिवस, इस बार अपना गणतंत्र दिवस कौन सा है ये भी याद रख लेना, 77 है। हालांकि ऐसा आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से आप काउंट करेंगे तो यही आएगा। पर वहां पर कौन काउंटिंग करने बैठे, पता नहीं काउंटिंग ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए याद रखना 77 है। के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, राष्ट्रीय स्कूल बैंड
बैंड प्रतियोगिता। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग है, स्कूल बैंड प्रतियोगिता अपन शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना रक्षा मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्षेत्र से 18 टीमों को ब्रास बैंड बॉयज, ब्रास बैंड गर्ल्स, पाइप बैंड बॉयज, पाइप बैंड गर्ल्स, इन श्रेणियों के अंदर जो ये अवार्ड दिए गए। यानी कि 2 तो लड़कियों की श्रेणी बना दी, 2 जो लड़कों की बना दी। एक तो जो आपकी ब्रास की बना दी और एक पाइप की बना दी, है ना। बैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक जो पाइप से बजाए जाते हैं और एक जो वो ब्रास का वो कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे यह है कि भाई जो पहले नंबर पर आएगा उसको 51,000 रुपये देने थे, दूसरे वाले को 31,000 देने थे, तीसरे वाले को 21,000 देने थे, सांत्वना पुरस्कार वाले को 11,000 रुपये देने थे। अपने वाले ने कुछ किया गया, गंगानगर वाले नाम बचाएंगे भाई, कहीं ना कहीं तो नाम बचाएंगे आपका। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ गंगानगर ने पाइप बैंड गर्ल्स श्रेणी के अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 4 श्रेणियां बना रखी थी, है ना। तो उसमें से जो एक तो ब्रास वाली थी और एक पाइप वाली थी। पाइप वाली के अंदर भी बॉयज थे और गर्ल्स थी। तो गर्ल्स ने जो है यहाँ पर सेकंड जो स्थान प्राप्त किया, किसने? पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने यहाँ पर की है। तो इस तरीके से 24 जनवरी के अंदर 2 ही हमने महत्वपूर्ण खबरें पढ़ी। एक हमने पढ़ा राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता, और ये जो राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता है ये आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसके द्वारा करवाया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा करवाया गया। कितनी श्रेणी के अंदर बांटा है? 4 श्रेणी के अंदर बांटा है। और पहले रैंक पर आने वाले को 51,000 का, दूसरे वाले को 31,000 का, तीसरे वाले को 21,000 का, और फिर जो वो आपके सांत्वना पुरस्कार। उसमें से जो सेकंड रैंक है वो अपने राजस्थान के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय है सूरतगढ़ वालों को, उनको गर्ल्स पाइप बैंड कैटेगरी के अंदर जो ये सम्मानित किया गया, या फिर उनको ये अवार्ड उन्होंने जीता। उसके बाद हमने बात की थी जो है आपके 16th नेशनल वोटर डे के बारे में, जो कि दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। मेरा इसका विषय जो था वो था मेरा भारत मेरा वोट। इसकी जो टैगलाइन थी वो था इंडियन सिटीजन इन द सेंटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में भारतीय नागरिक, ठीक है। 2 पुस्तकों का इसमें विमोचन किया गया। 79 जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसी के साथ 24 जनवरी की खबरें होती है समाप्त। अपन चलते हैं 23 जनवरी की तरफ, ठीक है। 23 जनवरी को क्या क्या खबरें थी, चलो भाई। 23 जनवरी में 3-4 खबरें हैं। एक तो है ग्रंथ कुटीर। क्या है भाई? ग्रंथ कुटीर। क्या है ये ग्रंथ कुटीर? चलो ग्रंथ कुटीर के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में भारत की 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में 23 किताबों का संग्रह को लेकर ये शुरू किया है। संग्रह में लगभग 50 पांडुलिपियां भी शामिल है। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय और उससे जुड़े संस्थानों ने इस पहल का समर्थन किया है। एक तरीके से पहल शुरू की है जिसका नाम क्या है? ग्रंथ कुटीर। नाम से पता लग जाएगा ग्रंथों के बारे में है। कुटीर मतलब कि उसको एक तरीके से इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो ग्रंथ कुटीर जो है 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में कितनी किताबों का संग्रह? 2350 पांडुलिपियां भी है। शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और उनसे जुड़े संस्थान है वो सारे इसमें मदद कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसने किया और कहां किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बस। बाकी जो तीनों बातें हैं ये ना तो इतनी इंपॉर्टेंट है और इजीली जो है वो आपके प्रेडिक्टेबल भी है, प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है कि कौन सा मंत्रालय होगा। पांडुलिपियों की संख्या तो क्या ही पूछेगा, लेकिन ये वाला पूछा जा सकता है कि ग्रंथ कुटीर कहां पर और किसने उद्घाटन किया। तो ये याद रख लेना, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है ना। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसके द्वारा? राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे चलो पहली जो खबर अपन यहाँ पर लिख ही लेते हैं। तो पहली जो खबर है हमारी 23 जनवरी की वो है ग्रंथ कुटीर को लेकर। किसको लेकर है? ग्रंथ कुटीर, ठीक है। चलो दूसरे पर चलते हैं अपन, वो है गल्फ फूड। क्या है? गल्फ फूड। क्या क्या चीजें समझ में आती है? 2 शब्दों को तोड़ लो, गल्फ और फूड। गल्फ मतलब गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज जो आपके सऊदी अरेबिया है या आपके यूएई है, ओमान है, तो ये आपके क्या होगी? गल्फ कंट्रीज होगी। तो गल्फ कंट्रीज और फूड का कुछ ना कुछ होगा। तो इनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। इनके द्वारा क्या किया गया? प्रदर्शनी लगाई गई है। चलो देख लेते हैं क्या है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया दुबई एक्सपो सिटी और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के द्वारा, ठीक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी होगी। ये 26 से 30 जनवरी तक क्या होगी? दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी होगी। अलग अलग प्रकार के जो भी फूड है और जो आपके बेवरेजेस जो हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारत पहली बार गल्फ फूड में भागीदार देश बन रहा है। भारत इसमें 161 प्रदर्शकों के माध्यम से अपने विविध कृषि खाद्य इकोसिस्टम का प्रदर्शन करेगा। ये आई थिंक होगी भी दुबई के अंदर ही, है ना। इसीलिए इसका आयोजन भी दुबई एक्सपो सिटी, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। ये भारत इसमें जो पहली बार भागीदार बनने जा रहा है। तो ध्यान रखना, भारत पहली बार इसमें भागीदार बनने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है पराक्रम दिवस। याद रखना 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और इस मौके पर भारत सरकार ने आई थिंक 2021 में
2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया। 23 जनवरी को किस रूप में घोषित कर दिया? पराक्रम दिवस। और उसी समय से एक अवार्ड भी मिलता है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। ये जो कि देश में संस्था के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर अलग अलग कैटेगरी में मिलता है, जिसने कि आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर दो खबरें पढ़नी है, एक पराक्रम दिवस के बारे में और एक हमने पढ़नी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में, नेशनल या फिर सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड के बारे में। ठीक है, चलो बात करते हैं पराक्रम दिवस की। तो आपको पता है पराक्रम दिवस होता ही कब है? 23 जनवरी को, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। तो 23 से 25 जनवरी तक। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में, देखो आपके अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो भगत आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है स्वराज द्वीप नाम चेंज कर दिया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी का जो है वो इसीलिए वहां पर हो रहा है, ये केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में हो रहा है। आयोजक कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। यह आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो पराक्रम दिवस के बारे में हमारे लिए बेसिकली जो हमें बात याद रखनी है वो ये कि कहाँ हो रहा है ना। पराक्रम दिवस के बारे में बेसिक हमें याद रह जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, 129वीं जयंती है। ठीक है, लेकिन हो कहाँ रहा है? 129वीं जयंती भी याद रख लेना, वहां पर कहाँ कैलकुलेशन करने बैठोगे भाई? गणतंत्र दिवस कौन सा? 77। पराक्रम दिवस कौन सा? 129वीं जयंती है उनकी। और जो आपके क्या देखा था, वोटर डे कौन सा था? 16वां था। ठीक है, तो पराक्रम दिवस ये वाला हुआ कहां पर? तो अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम के अंदर हुआ। ठीक है, किसने करवाया? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसका जो आयोजन किया। ठीक है, अब हम आते हैं अवार्ड पर। कौन से अवार्ड पर? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दो कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। एक कैटेगरी जो कि संस्थागत श्रेणी है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसने कोई अच्छा काम किया है। दूसरा ये दिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल लेवल पर। पैसे 51 से सीधे 5 हो जाएंगे। 51 से सीधे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। मान लो भाई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेल रहे, 10 प्लेयर खेल रहे, इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए दे देंगे, पूरी टीम को जो है 5 × 10 यानी कि 51 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, चलिए संस्थागत श्रेणी के अंदर जो विजेता कौन रहा? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हर राज्य के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक आपके एनडीए में है और इसी तरीके से हर स्टेट के अंदर जो एसडीए में होता है ना। एक तो क्या है एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो है अधीन एक क्या होती है? एसडीए में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये स्टेट वाली राजस्थान में अलग से होती है, गुजरात में अलग से होती है। तो इसमें से कौन सी को ये अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सिक्किम वाले को। इसको ये अवार्ड मिला है सिक्किम वाले को। सिक्किम वाली वैसे भी याद रह जाएगा एसडीएम में। वैसे तो यहाँ पर नाम स्टेट होता है, लेकिन आप जो है इसका नाम किससे याद रख लेना? सिक्किम को रख लेना। एक्चुअली में इन्होंने किया क्या वो सब अपने कोई नहीं पूछ रहा। 2013 में जो भूस्खलन हुआ था, 2023 की जो बाढ़ थी उस समय में इतने लोगों को बचाया था, वो कोई काम का नहीं है। अपने ये याद रख लेना कि किसको मिला? सिक्किम वाले को। व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो कौन है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। सीता अशोक शेल्के। सीता माता को कहाँ पर रखा गया था आपको पता है? अशोक वृक्ष के नीचे, वो ऐसा कुछ आता है ना, तो सीता अशोक दोनों एक साथ, सीता अशोक शेल्के। 2024 में वायनाड केरल में जो बाढ़ आई थी उस दौरान इन्होंने मदद की थी। ये सब अपने उतना काम का नहीं है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है सीता अशोक शेल्के, उनको व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर और संस्थागत श्रेणी के अंदर सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को यह अवार्ड जो दिया गया है। तो अपन ने यहाँ पर 23 जनवरी को एक और जो घटना पड़ी पराक्रम दिवस, और उसके साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। कितनी श्रेणी में? 2 श्रेणी में, संस्थागत और व्यक्तिगत। संस्थागत वाले को कितने रुपए? 51 लाख रुपए। व्यक्तिगत वाले को कितने रुपए? 5 लाख रुपए। संस्थागत वाला ये जो अवार्ड है किसको मिला है? सिक्किम जो आपके प्रबंधन अथॉरिटी है, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और व्यक्तिगत के अंदर जो लेफ्टिनेंट कर्नल आपके सीता अशोक शेल्के, जिन्होंने केरल के अंदर लोगों की जान बचाई थी। अब लास्ट 23 जनवरी के लास्ट खबर पर चलते हैं। वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। क्या बनाया? एक रोबोट बनाया। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो आपको कभी वहाँ पर टिकट कहाँ से मिलेगी ये नहीं पता रहता, प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ मिलेगी। तो ऐसी सारी जानकारी वहाँ पर एक रोबोट जो वो घूमता रहेगा और वो इस तरीके से घूमता फिरता जानकारी देता रहेगा और कुछ टिकट विकेट भी काट के दे देगा शायद। तो इस प्रकार का बनाया ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। उसका नाम रखा है ASC अर्जुन। ASC अर्जुन। याद रखना, भारत का पहला स्वदेशी टैंक भी कौन सा था? अर्जुन था। और ह्यूमनॉइड रोबोट ये पहली बार है जब रेलवे ने, भारतीय रेलवे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रहेगा ना, तो पहली बार जो भारतीय रेलवे ने इस तरीके की कोई पहल की है। तो यह तैनाती भारतीय रेलवे नेटवर्क पर अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है ना। भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, कहां पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को जो तैनात किया है। ठीक है, चलो तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन। ASC अर्जुन ये क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमन जैसा दिखेगा, ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये मदद करेगा। तो कहां पर लगाया गया इसको? विशाखापट्टनम में। कहाँ लगाएगा भाई? विशाखापट्टनम में।
चलो भाई याद करो एक बार 23 जनवरी को क्या क्या खबरें हैं, सारी खबरें जो जो इसको माइंड में जो है 23 जनवरी की सारी खबरें याद करो। याद कर ली होगी। तो 23 जनवरी को ग्रंथ कुटीर पड़ा, गल्फ फूड पड़ा जिसमें भारत पहली बार भागीदार बनने जा रहा है, पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती, और आपके ये क्या देखा था, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। एक अपन ने देखा था एसीएस अर्जुन, कहाँ लगाया गया, विशाखापट्टनम। 24 जनवरी की खबरें याद करो। वोटर्स डे थीम क्या थी याद है, टैगलाइन जो याद है, उद्घाटन अध्यक्षता किसने की वो याद है। 3 सबसे महत्वपूर्ण खबरें तो यही है। और कौन सा वोटर डे है, 16वां है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता किसके द्वारा संपन्न करवाई गई, रक्षा मंत्रालय द्वारा। कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया, और राजस्थान वालों को पाइप बैंड और लड़कियों को सेकंड जो यहाँ पर रैंक मिला है। पद्मश्री जो 25 जनवरी को अपन ने खबर पड़ी थी। अब अपन चलते हैं 22 जनवरी की तरफ। अब चलते हैं किधर की तरफ 22 जनवरी। चलो भाई 22 जनवरी को क्या क्या खबरें हैं। 22 जनवरी को जो पहली खबर है जिसके बारे में अपन ऑलरेडी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, है ना, पिछली जो हमारी पीआईबी है उसके अंदर भी इसकी चर्चा हुई थी। वो ये हुई थी, प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, ये पहला इसका संस्करण है। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो सरकार है उसका फेवर किया जाता है, चुनावी जो प्रबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन जो आयोजित किया गया, इसका आयोजन कहां पर हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहां हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब कोई व्यक्ति खुद ही अपने बखान करे उतना अच्छा नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन से करवाए तो ठीक रहेगा। तो इसका आयोजन जो किससे करवाया गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान, उसके द्वारा करवाया गया। 42 विदेशी दूतावासों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 27 देशों के मिशन प्रमुख सहित लगभग 1000 प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया। फिर वही बात कि जब तक दुनिया को दिखाएंगे नहीं, उनको बुलाएंगे नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो यदि आप इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हो तो बहुत सारे लोगों को बुलाओ तो सही। 27 देशों के मिशन प्रमुख और 42 विदेशी दूतावास उनको बुलाया गया। 1000 प्रतिनिधियों ने इसमें जो भाग लिया। अब इसमें यहाँ पर जो एक चीज को लॉन्च किया गया जिसके बारे में काफी समय से ही इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लेकिन ऑफिशियली इसको जो यहाँ पर लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम है जिसका नाम है ईसी नेट। ईसी नेट की फुल फॉर्म होगी आपकी शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनईटी का, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये ईसी नेट क्या है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने इस सम्मेलन में चुनाव संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं और सेवाएं हैं उनके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दिया, इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया। लगभग 43 जो एप्स थी उसमें अलग अलग सूचनाएं मिलती थी, रिजल्ट कहीं पर आते थे, ये सब चीजें, आपकी वोटिंग लिस्ट कहीं मिल रही है, उन सब चीजों को इंटीग्रेट करते हुए 43 एप्स को, यहाँ पर 40 से ज्यादा एप्स और पोर्टल को एक साथ इंटीग्रेट करते हुए इसी नेट को लॉन्च कर दिया। इसके विकास की घोषणा तो मई 2025 में ही कर दी थी, लेकिन एक बड़े मौके की तलाश थी। नेटवर्क ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, ठीक है। तो अपन क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि भाई इसकी अनाउंसमेंट तो मई 2025 में कर दी थी, लेकिन एक बड़े मौके की तलाश थी अपन को, और वो बड़ा मौका जो ये आया जब पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो इस मौके पर जिसको अनाउंस किया गया, ये क्या है, तो इसमें 40 से अधिक एप्स और पोर्टल को शामिल किया गया है। ये मंच भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इन सब के बारे में जो पालन करते हुए ये है। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं भारत के
एक मैं आपको बात बता देता हूं कि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो कहां पर है। एक तो आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 जो है वो इसके बारे में प्रोविजन करता है, लेकिन इसमें सारी बातें नहीं है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 दो जो अधिनियम है उसके माध्यम से बाकी जो रूपरेखा है कैसे क्या होगी वो सब यहाँ पर बताया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा एक रूल्स भी हैं कुछ, जैसे कि एक रूल है मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और एक है चुनाव संचालन नियम 1961। इन दो चीजों के बारे में ये सारी चीजें मर्ज करते हुए पूरी रूपरेखा इस कार्यक्रम की डिजाइन की गई थी। हमें यहाँ से क्या याद रखना है, हमें याद रखना है, देखो हमें आर्टिकल 324 से 329 के बारे में पता रहता है कि हाँ सूचनाएं ज्यादातर दी गई है वहां पर। अब उसके बाद में और क्या, तो हमें आरपी एक्ट 1950 और 51 का भी पता रहता है, लेकिन इन दो रूल्स का नहीं पता रहता। तो आपको बस एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि दो रूल्स और हैं जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संचालित होता है। तो एक है आपके मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और दूसरे हैं चुनाव संचालन नियम 1961। चुनाव संचालन नियम 1961, ठीक है। अब इस पूरे दिन जो वो क्या हुआ, तो यहाँ पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, ठीक है ना। क्या अपनाया गया, दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। एक बार फिर से बात करते हैं, 22 जनवरी को हमने कहा भी क्या हुआ, तो हमने कहा जी फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल, फर्स्ट को हटा देते हैं, इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हुई। इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सा था, ये पहला था। कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ, भारत मंडपम में। किसने करवाया, तो यही संस्था है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ये संस्था का नाम हो गया, ठीक है। इसमें क्या अनाउंस किया, तो एक तो ईसी नेट के बारे में अनाउंस किया। क्या है ईसी नेट, ईसी नेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जितने भी वेबसाइट पोर्टल्स जो है उनको मर्ज करते हुए 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इसके साथ साथ इसमें क्या जो अनाउंस किया गया, नई दिल्ली घोषणा पत्र अनाउंस किया गया। क्या अनाउंस किया गया, नई दिल्ली घोषणा पत्र। क्या है ये नई दिल्ली घोषणा पत्र, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुछ सौगंधें खाई गई है। क्या सौगंध खाई गई है, देख लेते हैं भाई। सौगंध खाई है इन्होंने, क्या कहा है, एक तो कहा है मतदाता सूचियों की शुद्धता, जो भी मतदाता सूची हम तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वोट चोरी का, तो ये वोट चोरी का आरोप ना लगे इसलिए मतदाता सूचियों की क्या रखेंगे, शुद्धता रखेंगे, रखते भी आए हैं और आगे भी रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया का संचालन अच्छे से करेंगे, अनुसंधान रेगुलेशन मतलब रिसर्च वगैरह करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान देंगे। तो ये 5 बातें मुख्य रूप से यहाँ पर बताई गई है। ऐसा कोई इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है याद रखना, और वैसे शायद ही कोई पूछे, पर थोड़ा सा याद रख लेना। 5 पिलर क्या है इसके, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के या फिर दिल्ली घोषणा पत्र के 5 पिलर क्या है। पहला जो सबसे बड़ा आरोप जो लगा वोट चोरी, तो कहा गया मतदाता सूचियों की क्या रखेंगे, शुद्धता। दूसरा आरोप लगा कि आप चुनाव के अंदर जब बीजेपी पार्टी का फेवर करते हो, तो कहा गया चुनाव प्रक्रिया का संचालन सुचारू तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तीसरी बात, समय समय पर हम जो भी रिपोर्ट्स हैं, कहा गया कि आप जो ये नहीं बताया कि कितने लोगों ने वोट किया, आप 2 दिन बाद में अपडेट करते हो, तो बोले कि हम इसका समय समय पर क्या करते रहेंगे, प्रकाशन करते रहेंगे। और क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे और ट्रेनिंग देंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, ठीक है। निर्वाचन प्रबंधन निकाय ने विश्व के लोकतंत्र पर एक सह संकलित वैश्विक विश्व कोष के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय IDI के अंतर्गत कुछ नहीं है, साथ कुछ कई सारे क्या किया, रिपोर्टें जारी की है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है कि भारत का राष्ट्रीय विद्युत पारेषण नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो 5 लाख किलोमीटर का जो हो गया है ना, और इस तरीके से भारत का विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हो चुका है। तो बस ये बताया गया भारत का राष्ट्रीय विद्युत पारेषण नेटवर्क, क्या राष्ट्रीय विद्युत पारेषण नेटवर्क 5 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक का हो गया है। 5 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक हो गया। अब आपको ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला क्या है, मामला ये है कि जैसे मान लो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचानी है वो किस तरीके से पहुंचाई जाती है, भाई एक खंभा यहाँ पर लगा दिया, एक खंभा यहाँ पर लगा दिया, है ना, और आपस में इन तारों को क्या किया है, जोड़ा है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसको जोड़ लो। तो इस तरीके से जो टोटल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने किलोमीटर का हो गया, 5 लाख सर्किट किलोमीटर का हो गया। कितना हो गया, 5 लाख सर्किट किलोमीटर का हो गया। तो बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे राजस्थान का लगभग 44,000 सर्किट किलोमीटर का है, जो अपन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पढ़ते हैं, उसी तरीके से विश्व के सबसे बड़े सिंक्रोनस राष्ट्रीय ग्रिड ने 14 जनवरी 2026 को यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है ना, 14 जनवरी 2026 को उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए भड़ला द्वितीय से सीकर द्वितीय सब स्टेशन तक 680 किलोमीटर की कोई ट्रांसमिशन लाइन चालू की जाएगी। ये सब देखो इतने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, एक बार बस देख लिया, दैट इज ऑल, बस, ठीक है। तो एक आपको जो फैक्ट याद रखना है वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय, ये दोनों बातें तो इसलिए लिख के दे दी क्योंकि राजस्थान से संबंधित थी, इसलिए जो अपन ने लिख के दे दी, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th चरण, ठीक है। प्रधानमंत्री,
तो बात ही चल रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चतुर्थ चरण जो है उसके अंदर कुछ एक उपलब्धि अपन ने हासिल की है। एक बार थोड़ा सा बेसिक जानते क्या है मामला, क्या है मामला। सर देखो ऐसा है कि हमने एक भारत की जो सबसे बड़ी कोई सड़क को लेकर कोई योजना है ना, तो वो भारतीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही है। मतलब कि भारत की सड़कों की जो एक क्या कहते हैं जनक आजकल नितिन गडकरी को माना जाता है। सही बात है, हमारे यहाँ पर हाईवे और एक्सप्रेस वे के जो जनक हैं वो तो नितिन गडकरी को एक तरीके से माना जाता है, या फिर कहा जाता है उन्होंने जितनी तेजी लाई है उतना शायद अभी तक किसी आपके जो मंत्री ने नहीं किया होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान, जिन्होंने सन 2000 में दिसंबर 2000 के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेसिकली NHAI के द्वारा शुरू किए गए आपके नेशनल हाईवेज की, एक्सप्रेस वेज की। लेकिन मुद्दा ये था ग्राम सड़क, गांवों की जो सड़कें हैं वो जुड़नी जरूरी है। हमारे इतने सारे गांव हैं जहां तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत की थी। और इसके अब तक जो वो चौथा चरण जो चल रहा है, इसकी शुरुआत वर्ष 2000 के अंदर हुई है, पहला चरण था। फिर दूसरा चरण आपके 2013 के अंदर शुरू हुआ, फिर 2019 में हुआ, और अभी 2024 के अंदर चौथा चरण शुरू हुआ था। 2024 के अंदर चौथा चरण शुरू हुआ था। आपके ग्रामीण सेवा जो विभाग है उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। आपको यहाँ पर सड़क मंत्रालय नहीं, इसमें ग्रामीण सेवा जो विभाग है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये 2024 के अंदर शुरू हुआ था। अभी इसके अंदर ये कहा गया कि जो और ऐसी बस्तियां जहां तक कि अभी भी सड़कें नहीं पहुंच पाई है, कहाँ नहीं पहुंच पाई सड़कें, ऐसे दूरस्थ रिमोट एरियाज जो कि आबादी बहुत कम है। हमें लगता है कि जहां बड़ा गांव है वहां तक तो चलो ठीक है, सड़क पहुंचानी हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। अब किसी गांव ढाणी के अंदर जो जैसे मान लो कि 100 घर ही हैं या फिर 100 घर, तो चलो ढाणी बड़ी ढाणी मानी जाएगी। कोई पहाड़ी इलाका है वहां पर 250 लोग ही रहते हैं, या फिर कोई ट्राइबल एरिया है वहां पर कोई 150 लोग ही रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर सड़क पहुंचाना भी अब हमारी प्रायोरिटी में है। हम बड़े बड़े काम कर चुके, अब जो छोटे छोटे बच्चे हुए हैं इनको बनाओ और फिर बड़ी सड़कों के साथ कनेक्ट कर दो, ताकि देश के प्रत्येक क्षेत्र का जो है एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है वो शुरू की गई। इस योजना का जो लक्ष्य है वो बेसिकली ये रखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है, जो आपके प्लेन एरिया होता है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, तो वहां पर 500 से अधिक आबादी के जो भी गांव है उनको सड़कों से जोड़ो ही जोड़ो। जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर एरिया है वहां पर 250 से अधिक आबादी के हर एक गांव को जोड़ो। उसमें भी चलो 250 से कम वाले उसमें शायद अभी नहीं जोड़ पाओगे, इतना पैसा नहीं है, पर 250 से ज्यादा वाले को पक्का जोड़ो। विशेष श्रेणी के जो क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, आकांक्षी जिले हैं, जनजातीय हैं, उसमें 25,000 असंबद्ध बस्तियां हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉलोनीज है, बस्ती हैं जिनको सड़कों से नहीं जोड़ा गया, उनको जोड़ो से। और उग्रवाद से प्रभावित 100 से अधिक आबादी वाले बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि इसने थोड़ी एक अचीवमेंट हासिल की है। अचीवमेंट क्या है? या फिर जो एक नई मंजूरी मिली है यहाँ पर इतनी सड़कें बनाने की। तो वो क्या मंजूरी मिली है? जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वाले को क्षेत्रों के अंदर 10,000 किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बस इसलिए चर्चा में आई, बाकी परियोजना पुरानी है। ये सारी बातें अपन यहाँ पर कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? 62,500 किलोमीटर लंबी हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कें उपलब्ध करानी है। इसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा व्यय किए जा रहे हैं, कुछ केंद्र सरकार और कुछ जो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबसे पहली बार चली थी उसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने पैसा उपलब्ध करवाया था, लेकिन अब ये जो 70,000 करोड़ है उसमें से केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी खबरें अपन ने पढ़ी है 22 जनवरी के अंदर। तो एक बार मुझे बताएंगे 22 जनवरी में क्या क्या पढ़ा है? तो एक तो अपन ने पढ़ा IIDEMS, है ना, इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस पढ़ी। एक हमने ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात की। एक अभी एक और बचा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है भारत रंग महोत्सव। इसी में एक और है, वो क्या है? भारत रंग महोत्सव। एक अपन ने कहा कि 5 लाख किलोमीटर का अपना क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया है। क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कितने किलोमीटर का? 5 लाख सर्किट किलोमीटर का। अब एक और मुद्दा है भारत रंग महोत्सव, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं, एक छोटा सा महोत्सव जिसका नाम है 25वां भारत रंग महोत्सव। एक तो ये याद रख लेना कौन सा एडिशन है? 25वां है। ठीक है, कौन करवा रहा है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
ठीक है। तो आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा इसको करवाया जा रहा है। क्या करेंगे, बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे देशों के अंदर ये इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सबसे बड़े कार्यक्रमों में से ये माना जा रहा है। 40 स्थानों पर करवाएंगे, सातों महाद्वीप पर, कोई छोटे छोटे लोकेशन ही सही लेकिन सातों महाद्वीप पर करवाएंगे। 228 भाषाओं के अंदर बोलियों में 277 भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां इसमें दी जाएंगी। श्रुति पहल के तहत 17 पुस्तकों का लोकार्पण होगा। तो ऐसे एक बड़ा सारा कार्यक्रम है। बस एक तो ये याद रख लेना, एडिशन कौन सा है, 25वां है, 25वां भारत रंग महोत्सव। और दूसरी बात, करवा कौन रहा है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा इसको करवाया जा रहा है। ये दो बातें महत्वपूर्ण ज्यादा हैं, ठीक है। तो 22 जनवरी तक की खबरें पन्ने पढ़ ली। अब हम चलते हैं 21 जनवरी की तरफ, है ना। किसकी तरफ चलते हैं, 21 जनवरी। चलो भाई 21 जनवरी की बात करें, चलो भाई 21 जनवरी की बात करते हैं। 21 जनवरी की बात करें तो एक तो योजना का नाम आता है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। क्या नाम है, अटल पेंशन योजना। पता लग रहा होगा नाम से, क्या किया जाएगा, पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या ये योजना कोई नई चली है, नहीं भाई पुरानी चल रही है। नया क्या है, तो बस इसकी कार्य अवधि को बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, कार्य अवधि को बढ़ा दिया है। तो बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, तो केंद्रीय वित्त मंडल ने इसको 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है भाई। कब तक, 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसका शुभारंभ जो है वो 9 मई 2015 को हुआ था। तो ये दो बेसिक बातें जो कि आपको याद रखनी है कि मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके कार्यकाल को बढ़ाकर 2030-31 तक जो कर दिया है कि इस अटल पेंशन योजना को जो है जारी रखो। अटल पेंशन योजना बेसिकली किन के लिए है, उनके लिए है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं। देखो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, जो संगठित क्षेत्रों में है, उनको तो पेंशन मिल ही जाती है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई गोलगप्पे की रेडी वाला है, अब उसके लिए पेंशन की व्यवस्था क्या, वो जब 60 वर्ष का हो जाएगा उसके पास में क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी जो दिन भर की कमाई खत्म हो गई, उसके बाद उसके बच्चे कमा के दे देंगे तो उसका दिन चल जाएगा। अदरवाइज तो बुढ़ापा है और सारी जो समस्याएं हैं वो खुद को ही झेलनी है। इसलिए सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो भी लोग इसमें काम करते हैं, उन लोगों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए कि आप महीने के कुछ कुछ रुपए भरते रहो। कितने कितने रुपए भरते रहो, तो ये डिपेंड करता है कि आप कब एंट्री ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर कोई जो 50 साल की उम्र में एंट्री ले रहा है और इसका फायदा उठाना चाहता है तो ये पेंशन 60 वर्ष के बाद मिलने शुरू होगी। अब 50 में एंट्री कर रहा है तो फिर उसको पैसा थोड़ा सा ज्यादा भरना पड़ेगा भाई। कोई 40 से एंट्री कर रहा है इसके अंदर तो थोड़ा सा कम भरना पड़ेगा। तो सरकार ये चाहती है कि थोड़े थोड़े महीने के कुछ पैसे आप भर दो, कुछ पैसे हम भर देंगे, और जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी तो फिर आपको पेंशन के रूप में हर महीने 2,000-3,000 रुपए जो यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बस वही मामला है, क्या है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आयु सुरक्षा प्रदान कराने के लिए। इसका नोडल संस्थान कौन सा है, तो हमारे यहाँ पर जो आपके PFRDA है, PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, उसके द्वारा जिसको देखा जाएगा। लाभार्थी तो 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिक जो आयकर का भुगतान नहीं करते, है ना। 40 वर्ष के बाद आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। मैंने एग्जांपल जो दिया 50 वर्ष का, वो टेक्निकली गलत है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब था जो जितना ज्यादा लेट एंट्री करेगा उसका पर मंथ पैसा उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो 18 से 40 वर्ष की आयु के अंदर जो है आप इसमें एंट्री कर सकते हो और आयकर का भुगतान नहीं करते तो। और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अंशदान के तौर पर उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। कितनी की जाएगी, तो जिस हिसाब से उन्होंने पैसा भरा है उसके हिसाब से की जाएगी। तो इसमें एंट्री जो कब से कब तक है, तो 18 से 40 वर्ष तक की है। और इसमें जो 60 वर्ष के होने के बाद में पेंशन कितनी है, तो 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की, कितनी से लेकर 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन के तौर पर दी जाएंगी। प्रगति में बता रहे हैं कि 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक इसमें नामांकित हो चुके हैं, लगभग 9 करोड़। कितने, 9 करोड़। मुद्दे की बात क्या थी, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी थी कि जो अटल पेंशन योजना है इसके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया, कब तक, 2030-31 तक। किसके लिए होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों के लिए। इसका नोडल संस्थान कौन सा, PFRDA। कब से कब तक जो इसमें एंट्री कर सकते हैं, 18 से 40। कितने रुपए, 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है। सिडबी आपको पता है कि हमारे स्मॉल जो आपके बिजनेसेस होते हैं, MSMEज होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक संस्था है। उसके लिए बस 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर जो जारी किए हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वर्ष में 3,000 करोड़, दूसरे में 1,000 करोड़, तीसरे में 1,000 करोड़ मिलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, CTIL,
सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से गांधीनगर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें से बस याद रखने वाली बात क्या है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन, जिसमें शब्द में एक विधि भी आ रहा है और अर्थशास्त्र भी आ रहा है, यानी कि इकोनॉमी भी आ रहा है और लॉ भी आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है कि आपके क्या हुआ है, एक 9वां इंटरनेशनल लॉ एंड इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अब देखो इसमें कौन करवा रहा है, इसको याद रखना बहुत आसान है। इसमें क्या आ रहा है, लॉ भी आ रहा है और इकोनॉमिक्स भी आ रहा है। तो एक संस्था है जो कि लॉ की है, NLU, जो आपके गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा एक संस्था और है जिसके अंदर लॉ भी आता है और आपके इकोनॉमी भी आता है, और उस संस्था का नाम क्या है, उस संस्था का नाम है सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ। क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ। उन्होंने मिलकर जो ये सम्मेलन किया है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 22वीं सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 22वीं क्या हुई है, सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में। आयोजक सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज क्या करेंगे, यह सम्मेलन भारतीय वायुसेना के पहले वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के सम्मान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो सुब्रतो मुखर्जी कौन थे, भारत की एयरफोर्स के पहले जो एयर मार्शल हैं वो थे। कौन, सुब्रतो मुखर्जी, उनके सम्मान के अंदर होता है। विषय था राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं। क्या नाम था, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जो है वो अपने 40वें स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई कैंपस में डिजाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर शीर्षक से एक निफ्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों खबरें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 21 जनवरी वाले में मुख्य जो थी वो थी अटल पेंशन योजना। उसके साथ साथ में हमने 9वां अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विधि वाला देखा, और इसके अलावा एक सुब्रतो मुखर्जी सम्मेलन देखा। सुब्रतो मुखर्जी जो कि भारत के क्या थे, पहले एयर मार्शल थे, उनके सम्मान के अंदर हुआ, और इसकी जो थीम थी वो थी आपके राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं। क्या थी, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं, ठीक है। और आपके जो निफ्टी है, मतलब निफ्टी क्या उसका कहेंगे, जो फैशन वाला जो है, उसके जो 40 वर्ष की स्थापना वर्ष क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं। और अपन लास्ट दिन पर चलते हैं, और वो है अपना 20 जनवरी। 20 जनवरी के PIB के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है 20 जनवरी को बातें भाई, चलिए। 20 जनवरी में एक बात तो ये है, NHAI ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं। याद करो, बेंगलुरु, कडप्पा, विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर में लगातार बिटुमिन्स कंक्रीट बिछाने के लिए 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए हैं। 6 जनवरी और 11 जनवरी 2 दिन ये बने थे, तो ये अपन ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, ये वाला याद रख लेना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां वार्षिक सम्मेलन। आपको पता है एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इसका हर वर्ष दावोस, स्विट्जरलैंड में जगह पड़ती है दावोस, वहां पर सम्मेलन होता है। ये इस बार 56वां है, और इस बार अपने 56 इंच के छाती के जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो नहीं गए हैं। ये याद इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, ये ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा सम्मेलन है, 56वां। और हर वर्ष सामान्यतः कौन जाते हैं, अपने भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, उनकी तरफ से कुछ जो वो प्रतिनिधि गए हैं। बात करेंगे कौन गए। तो कौन सा सम्मेलन था, 56वां। कहाँ पर होता है, दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। इसकी थीम क्या है, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। क्या है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। देखो डायलॉग हो रहा है, हर साल हो रहा है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ब्रोगे ब्रेंडे है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये थोड़ा सा देखना भाई। तो यहाँ पर हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने विकास के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा, इस बात को लेकर एक सेशन हुआ, उसके अंदर भाग लिया। ये सेशन किन किन मुद्दों पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस इतना याद रख लेना, हमारे ऊर्जा मंत्री गए और अश्विनी वैष्णव जी, है ना, वो यहाँ पर गए। AI पावर प्ले नो रेफरेंस शीर्षक वाले पैनल में भाग लिया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पारिस्थितिक तंत्र मजबूत करने के सहयोग विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यानी कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और डेवलपमेंट जो है, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में क्या किया है, एक MOU किया है। तो कुल मिलाकर इसमें याद रखने वाली जो बातें हैं वो क्या है 20 जनवरी को, तो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कौन सा सम्मेलन है, 56वां। कौन सा भाई, 56वां सम्मेलन है। और अपन ने क्या देखा, तो ये जो है वो आपके दावोस के अंदर हर साल ही होता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, थीम थी ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, स्पिरिट ऑफ डायलॉग, इसी टाइप का कोई थीम थी, है ना। आप तो डायलॉग शब्द से याद रख लेना। इसमें क्या भारतीय जो है प्रधानमंत्री गए नहीं, ऊर्जा मंत्री गए, भारत के जो रेल मंत्री हैं वो गए, और जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और जो डेवलपमेंट है उसका एक MOU हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। तो स्किल को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपके आते हैं जी, समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्धन में 83 साझेदार देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों का एक गोलमेज सम्मेलन हुआ।
जो कि बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं समुद्री खाद्य निर्यात की। सी फूड जो है उसको एक्सपोर्ट को लेकर इसका आयोजन 21 जनवरी को नई दिल्ली में हुआ। आयोजक मत्स्य पालन मंत्री रहेंगे, अध्यक्षता इसी के जो मंत्रालय वो करेंगे। भारत जलीय कृषि खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना है ना। एक्वेटिक जो है आपके एक्वाकल्चर जो है उसमें भारत जो है वो क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये याद रखना, ठीक है। हमने 2024-25 में 16-17 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया था निर्यात, और जो भारत के कुल कृषि निर्यात में 18% का योगदान देता है। हम जितना एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 18% जो क्या है आपके सी फूड वाला है, ठीक है ना। क्योंकि भारत के अंदर थोड़ी सी सी फूड की खपत तो कंपैरेटिवली कम है ही जनसंख्या के हिसाब से, मतलब पर पर्सन के हिसाब से देखें तो, और विदेशों में ज़्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। कितना एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग जो 18%, टोटल एग्रीकल्चर का 18% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसको लेकर भाई सम्मेलन हुआ, बस ये बात है। और अपन एक बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं नई दिल्ली में पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी गई बुक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया का विमोचन किया। ऐसी पुस्तकें खूब लिखी जाती हैं, लेकिन इनका उद्घाटन जो उपराष्ट्रपति वगैरह ये सब कर लेते हैं वो हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बस अपन ने यहाँ पर लिख दिया। काम करेंगे आपके लिए, जब ये बुक हम बनाएंगे तो जितनी भी पीआईबी में आई जो पुस्तकें हैं उसको एक अलग से दे देंगे कि बुक का नाम क्या है, राइटर कौन है और किसने उद्घाटन किया, ठीक है। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी तो और अपन देख लेंगे, लेकिन पीआईबी वाले अलग से लिख देंगे। फिर भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप सुदर्शनी, सुदर्शनी के बारे में याद रखना कि हम बस क्या कर रहे हैं कि अलग अलग महासागर के उनके चक्कर लगाएंगे, एक तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए अपना एक शिप भेज रहे हैं, इसका नाम क्या है, सुदर्शनी, ठीक है, बस यही बात है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने 20 जनवरी को कोच्चि के नौसैनिक बेस से आईएनएस सुदर्शनी को नौकायान यात्रा लोकायन 26, क्या नाम दिया इसको, लोकायन 26 के लिए रवाना किया है। अब आरपीसी का कौन सा पेपर हुआ था एक, उसमें ये भी पूछ लिया था कि अनुजा वर्धकर उसके साथ गई थी, तो कौन थी, उसको लीड कौन कर रही थी, अनुजा वर्धकर। तो ऐसे कि पूछ ले कि भाई किसने किया, लॉन्च किया, किसने शुरुआत की है, तो याद रख लेना समीर सक्सेना ने किया। किसने किया, समीर सक्सेना। ये जो आईएनएस सुदर्शनी है ये क्या करेगी, 10 महीने का ट्रांस ओशनिक अभियान के तहत आईएनएस सुदर्शनी लगभग 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा। 13 देशों के 18 बंदरगाहों तक जाके आएगा, 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा। जुलाई 2026 में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वहां पर शामिल होगा न्यूयॉर्क के अंदर, और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित शिप है। तो याद रखना है सुदर्शनी शिप, सुदर्शनी जो सुदर्शन चक्र की तरह चक्र लगाता लगाता घूमता रहेगा, और 22,000 नॉटिकल मील की, 13 देशों की, 18 बंदरगाहों की, और जो आपके अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी, इन सब का भागीदार बनेगा। बनाया किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, और जो इसमें ये जो है यहाँ पर किसने रवाना किया, समीर सक्सेना ने किया, कोच्चि से किया। तो ये कुछ बातें थी। तो इस तरीके से अपन 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के जो पीआईबी की बातें हैं वो सारी पढ़ चुके हैं। तो ये सब बातें बतानी थी। ये सारी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलती है, तो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि अपनी जो ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पर यहाँ पर आपको 9 टाइल्स दिखेंगी, जैसे आरएस के कोर्सेज, पीएसआई के कोर्सेज, टीचिंग कोर्सेज, ठीक है, और टेस्ट सीरीज, जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है वो सारी यहाँ पर दिखती है। उसी तरीके से 8वां फोल्डर आपको यहाँ पर दिखेगा फ्री पीडीएफ का। फ्री पीडीएफ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। शुरुआत तौर पर ये हिंदी में अपलोड की जाती है, इंग्लिश में अगले दिन तक 1-2 दिनों के अंतराल पर ये जो अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।